आपको सब कुछ बता दिए थे, कल बताए थे आपको समांतर क्रम और किसमें जी, श्रेणी क्रम है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा आज आपको बताते हैं अब ये विद्युत धारा का प्रकार बताते हैं आज, ठीक है। विद्युत धारा के प्रकार। आपको पता है विद्युत धारा हमारे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। कितने प्रकार के? दो प्रकार। एक हमारा कौन सा? एसी और एक कौन सा? डीसी। ऐसे ही अंतर करके बता देते हैं। एक एसी होता है और एक क्या होता है जी? डीसी। डीसी माने डायरेक्ट, डायरेक्ट, और एक एसी का मतलब क्या होगा जी? अल्टरनेटिव, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। अब आप लोग वहां मत देखिए, ठीक है। सब आप नोट्स सब लोग आप मत करिए, अब यहाँ देखिए, पहले समझ लीजिए, इसको घर में देखिएगा। अब उसके बाद है एक आपका क्या है? दिष्ट धारा। नहीं तो आपका दिमाग कमजोर हो जाएगा, सीखेगा नहीं, खाली रटेगा, ठीक है, इसलिए वहां मत देखिए। सुनिए, दिष्ट धारा क्या होता है और प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है? एक बात बताइए, इसमें आपको दो चीज पर डिपेंड करता है, एक दिशा और एक किस पे? परिमाण पे। किस पे? आपका दिशा और परिमाण पे। तो इसमें जो होता है डीसी, डीसी माने क्या हो गया? डायरेक्ट। इसमें धारा का, इसमें धारा का दिशा और मान, दिशा और मान दोनों क्या होता है जी? दिशा और मान हमेशा कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है, नियत रहता है, ठीक है। मतलब जिस डायरेक्शन में जा रहा है, जितना वोल्टेज के साथ जा रहा है, उतना ही रहेगा। अच्छा बात देखते हैं, आप इन्वर्टर का लाइन वगैरह आता है, ठीक है, तो आप उसको देखते होंगे कि क्या करता है कि एकदम एक ही वोल्टेज में रहेगा, रहेगा ना, कभी वोल्टेज बढ़ता घटता नहीं है। लेकिन आप देखिएगा कि जब आपका ये क्या बोलता है लाइन वाला रहेगा, तो वोल्टेज कभी बढ़ेगा, कभी वोल्टेज घटेगा, होता है ना। चलिए, अब ये हो गया प्रतिवर्ती धारा। इसमें धारा का, इसमें धारा का दिशा और परिमाण, परिमाण समय के साथ बदलते रहता है, ठीक है, समय के साथ बदलते रहता है। अच्छा एक बात बताइए, समय के साथ बदलता रहता है, ठीक है। एक बात और है कि देखिए, एसी वाला जो भी होता है ना, इसको आप दूर तक ले जा सकते हैं, ठीक है। देखते हैं खेत उत वगैरह में जितना भी तार रहता है, वो सबकी कौन सा करंट लेके जाता है? एसी। इसको दूर तक ले जा सकते हैं, लेकिन इसको दूर तक ले जा नहीं सकते हैं। इसको दूर तक ले जाएंगे फिर भी ऊर्जा का हानि क्या होगा जी? ऊर्जा का हानि होगा, लेकिन कम होगा। अच्छा हानि सही लिखे क्या? हानि, ठीक है, कम और इसमें ऊर्जा का हानि क्या होगा? ज्यादा। कहने के मतलब आप देखिए, जनरेटर वगैरह का लाइन, आप इन्वर्टर का लाइन आप दूर तक नहीं ले जा सकते, ठीक है। लेकिन ये वाला जो तार है, आप तार खींच के लेके जा सकते हैं। जो करंट लाइन वाला आता है, उस बिजली के तार को आप बहुत दूर तक लेके जा सकते हैं। लेकिन इन्वर्टर जनरेटर का लाइन जैसे जैसे दूर लेके जाएगा, उसका वोल्टेज क्या हो जाएगा? पूरा घटते घटते क्या हो जाएगा? घट जाएगा, मतलब उसमें ऊर्जा की हानि होगी, ठीक है। और ये कैसा होगा? और ये कम खर्चीला होता है, वो कैसा होता है जी? ज्यादा खर्चीला। एक बात याद रखिएगा, इसमें ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। इसमें ट्रांसफार्मर का प्रयोग कर वोल्टेज, पूछेगा ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, तो वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना। वोल्टेज को बढ़ाना या क्या होता है जी? घटाना। बढ़ा घटा सकते हैं, लेकिन इसमें ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं होता है। इसके वोल्टेज को बढ़ा घटा नहीं सकते, कोई दिक्कत? अच्छा एक चीज और, अगर आपको पूछेगा एसी को डीसी में बदलना है, एसी को किस में? डीसी में। आपका चार्जर, आपका जो चार्जर है, उसका चार्जर वो क्या बोलते हैं उसको? एडेप्टर। एडेप्टर आपका कौन सा क्या चीज होता है? एडेप्टर आखिर में होता क्या है? किसमें वो करंट देता है आपको? पहले एक बात बताते हैं, उससे पहले आपको बताते हैं। देखिए, एसी से बैटरी चार्ज या बैटरी चार्ज नहीं किया जा सकता है, ठीक है, बैटरी चार्ज नहीं किया जा सकता, लेकिन डीसी से बैटरी चार्ज होता है, ठीक है। इससे क्या होता है जी? बैटरी चार्ज होता है। एक बात आप बताएं,
आप बताइए इससे बैटरी चार्ज नहीं होता है तो क्या लगेगा कि मोबाइल में डायरेक्ट चार्जर लगा के घुसाएंगे तो हो जाएगा? नहीं होगा। होगा क्या? वो जो आपका एडेप्टर रहता है वो क्या काम करता है जी? एसी को बदल देता है किसमें? डीसी में। क्यों? क्योंकि आप सीधा से जान रहे हैं सर बताएं सर कि एसी से बैटरी चार्ज नहीं होता है, तो वो डायरेक्ट आपका जो मोबाइल में करंट जाता है कैसा जाता है? एसी या डीसी? डीसी। तो एसी को, अब आइए एसी को डीसी में कौन बदलता है जी? डीसी में रेक्टिफायर। क्या बदलता है जी? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर डीसी में, एसी को डीसी में रेक्टिफायर बदलने का काम करता है, बदलने का काम करता है। ठीक है। अच्छा एक बात और बताइए, एसी को डीसी में रेक्टिफायर बदल दिया, ठीक, तो आखिर डीसी को एसी में कौन बदलेगा? अब डीसी को एसी में बदलने का काम कौन करेगा? एसी में। तो डीसी को एसी में बदलने का काम करता है आपका कौन जी? इन्वर्टर। कौन करता है जी? इन्वर्टर। ध्यान रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। एसी को डीसी में, क्वेश्चन पूछता है एसी को डीसी में कौन बदलता है आपका? रेक्टिफायर। और डीसी को एसी में कौन बदलता है जी? तो इन्वर्टर। एक बात और बताए मजे की बात, एसी को, एसी क्या करता है ना, मनुष्य को क्या करता है? आकर्षित करता है। मनुष्य को क्या करता है जी? ये अपने और खींचता है, मनुष्य को आकर्षित कर लेता है, मतलब खींच के सटा लेगा। ठीक है, आकर्षित। लेकिन ये मनुष्य को क्या करता है जी? भगाता नहीं है, विकर्षित करता है। ठीक है, ठीक है, भगाता है। मनुष्य को क्या करता है? ये विकर्षित करता है। क्लियर हो गया? एक बार फिर से। अच्छा, अब उसके बाद जितना भी आपका घरेलू उपकरण है, कौन सा जी? घरेलू उपकरण, ये सब किस पे काम करता है आपका? एसी पे। घरेलू उपकरण किस पे? एसी पे। और बैटरी वगैरह, मोबाइल बैटरी जितना भी हो, वो सब हमारा किस पे काम करता है? डीसी पे। ठीक है, तो एक बार फिर से बता दें, तो घरेलू उपकरण, औद्योगिक क्षेत्र में और ट्रांसफार्मर में कौन सा होता है आपका? एसी। पूछेगा ट्रांसफार्मर में कौन सा? एसी। लेकिन बैटरी चार्जिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किसका? डीसी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में डीसी। अच्छा एक चीज और बता दे रहे हैं कि इसको कंट्रोल करने का काम किससे किया जाता है? चॉक से। इसको कंट्रोल किससे करते हैं जी? चॉक या कुंडली से। चॉक कुंडली से। ठीक है, इसको कंट्रोल कौन करता है? एसी को कंट्रोल करने के लिए चॉक कुंडली का प्रयोग करते हैं, और जबकि इसको कंट्रोल करने के लिए ना ओमीय प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं। इसमें किसका पकड़ते हैं जी? ओमीय प्रतिरोध। इसको कंट्रोल करने के लिए ओमीय प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत? ओमीय प्रतिरोध का। ठीक है, इस चौक कुंडली का प्रयोग करते हैं नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, लेकिन इसको नियंत्रित करना है डीसी को, तो किसका प्रयोग करेंगे? ओमीय प्रतिरोध का। क्या करेंगे जी? ओमीय प्रतिरोध। एक बार फिर से देखिएगा, एसी कैसा होता है जी? धारा में इसका क्या होता है जी? दिशा और परिमाण हमेशा कैसा? समय के साथ बदलते रहेगा, लेकिन इसका दिशा और परिमाण हमेशा क्या होगा? हमेशा ठीक। इसको ट्रांसफार्मर के द्वारा दूर तक लेके जा सकते हैं। इसमें ऊर्जा की हानि क्या होगी? कम, और ये सस्ता भी होता है। डीसी क्या होता है? महंगा होता है, ऊर्जा की हानि क्या होगा? उसमें ज्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद आप बताएं तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग करके इसका वोल्टेज को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं, लेकिन डीसी में ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं होता है। अब एसी से क्या, हाँ ठीक है। अब ये बैटरी चार्ज इसमें नहीं किया जा सकता है, और उसमें हमारा डीसी से क्या करते हैं? बैटरी चार्ज करते हैं। ठीक है, एसी को डीसी में बदलने के लिए किसका प्रयोग? रेक्टिफायर। और डीसी को एसी में बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं जी? किसका प्रयोग? तो इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अच्छा विद्युत धारिता आप लोग को बता दिए थे क्या? विद्युत धारिता, चलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते विद्युत धारिता। अच्छा अभी आप लोग यहाँ तक पढ़े, थोड़ा सा और पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद एक सवाल करेंगे आप लोग से।
क्या? हाँ, कैपेसिटेंस। इसको क्या बोलते हैं जी? कैपेसिटेंस। ठीक है, मारेगा नहीं, करंट से मरता नहीं, उससे झटका मार देगा आपको। ठीक है, कभी सुने हैं कि इन्वर्टर के लाइन से मार के झटका, सॉरी बैटरी में हाथ हटा दिए, झटका मार के मर गया, सुने? अब भाई उतने हाई पावर का बैटरी है तो इतना जोर से झटका मारेगा क्या यहाँ से वहां पे आ जाएगा, समझ रहे हैं? तो उससे बचेगा, ये सब नहीं करना। ठीक है, नहीं तो फिर मेरे पे इल्जाम जाएगा। अब भाई एक क्या होता है विद्युत धारिता, क्या होता है कैपेसिटेंस, क्या होता है सुनिए क्या होता है। किसी आवेश, किसी आवेश के, किसी आवेश ना जी, ठीक है, किसी वस्तु या चालक, ठीक है, किसी चालक के, किसी चालक के एकांक, एकांक विभव में वृद्धि करने के लिए, किसी चालक के विभव में एकांक वृद्धि करने के लिए, एकांक वृद्धि करने के लिए आवश्यक उष्मा को क्या बोलते हैं जी? विद्युत धारिता। आवश्यक उष्मा को क्या बोलते हैं? विद्युत धारिता कहते हैं। कोई दिक्कत? अच्छा सुनिए, आप फिर पीडीएफ में कोई मत खोलिए, आप लोग सब यहाँ देखिए क्या बोले, सीखिए, उसको तो बाद में घर में जाकर रटिए, रटवे करिएगा, आप लोगों को पता है। हाँ ठीक है, आप सुनिए, आवश्यक, सॉरी उष्मा लिख दिए हैं, आवेश। ठीक है, हम सुधार देंगे, आप लोग को खोलने का जरूरत नहीं है। सुनिए यहाँ क्या लिखे हम, तो कैपेसिटेंस को सूचित किससे करते हैं जी? सी से। तो सी क्या कह रहा है, देखिए किसी चालक के विभव में एकांक वृद्धि के लिए क्या दे रहे हैं आप? आवेश। क्या दे रहे हैं आप? आवेश। अब किसमें वृद्धि करने के लिए? विभव। तो सी बराबर क्या हो गया? क्यू बाय बी। सी बराबर क्यू बाय बी। अगर इसका मात्रक पूछेगा तो बताइए क्या हो जाएगा मात्रक जी? सी आवेश का मात्रा कूलाम, आवेश का मात्रा कूलाम, अब विभवांतर का मात्रा वोल्ट। तो क्या हो गया? कूलाम पर वोल्ट। क्या हो गया आपका? कूलाम पर वोल्ट। तो दिक्कत, तो विद्युत धारा क्या बिट्टू आप यहाँ नहीं है? कहा? मेरे ड्राइव में चाय बनवाना मेरे ड्राइव में, आप लोग जीत गए। चलिए अब एक चीज और बताते हैं आपको, एक होगा कैपेसिटेंस, हो गया ना, एक है कैपेसिटर। एक देखिए आपका कैपेसिटर, कैपेसिटेंस समझ गए, और एक है आपका संधारित्र। क्या होता है संधारित्र? जानते कौन होता है जी? पहले टेट में समझिए संधारित्र क्या होता है। संधारित्र जिसको बोलते हैं कैपेसिटर। पंखा देखे हैं? पंखा नहीं देखे हैं? पंखा में तो, पंखा तो देखे हैं आप लोग, पंखा में वो रहता है उजला जैसा, क्या बोलते हैं उसको? कैपेसिटर तो बोलते हैं कंडेंसर। क्या बोलते हैं उसको? कंडेंसर। तो वही कंडेंसर आपका क्या है जी? कैपेसिटर है। क्या है आपका? कैपेसिटर। कुछ नहीं है, तो संधारित्र क्या करता है ना, एक ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा आवेश की उपयुक्त मात्रा को एकत्रित। संधारित्र नाम है, संधारित्र नहीं होता है, संधार के रहता है। देखिए वहीं पे है। हाँ नहीं नहीं, हम ही डर गए कि अगर नहीं तोड़ा हुआ रहेगा तो हम मुझे कमाए। देखिए आपका यही है, आपका क्या है जी? संधारित्र। आपको पता है जब इसमें लाइन दीजिएगा ना, करंट दिया जाता है, थोड़ा सा करंट दिया जाता है, तो ये क्या करता है ना, आवेश को ये स्टोर कर लेता है। ठीक है, तो मतलब इस संधारित्र का काम क्या है? आवेश को स्टोर करना, बस। संधारित्र माना संधारने वाला। क्या संधार रहा था ये जी? आवेश। अब आपको पता है जब इसको कर दीजिएगा, थोड़ा सा करंट दे दीजिएगा, तो इसमें आवेश चला जाता है। आप इसका कोई भी तार छुइए, ठीक है, आपको करंट मारेगा। ठीक है,
समझ रहे हैं? तार छुएगा, कोई भी तार छुए, क्यों? क्योंकि इसमें आवेश क्या है? स्टोर है। और यहाँ से आवेश आपके हाथ में जब प्रवाह होगा तो समझिए झटका लगेगा, विद्युत धारा हो गया। ठीक है, आवेशों के प्रवाह को क्या बोलते हैं जी? विद्युत धारा। तो अब इसको क्या किया जाता है ना कि इस आवेश को शॉर्ट सर्किट करवा दिया जाता है, इसको सटा के क्या क्या कर दिया जाता है? खत्म। सटाए हो गया, चल आवाज करेगा, सारा आवेश क्या हो जाता है? उड़ जाता है। उसके बाद आराम से देखिए, अभी हम छुपा रहे हैं ना, अब इसी को लाइन है। हाँ बिल्कुल नहीं होगा, कहीं उड़ ना जाए। छू के दिखाएंगे। नहीं आप देखिए, नहीं हो गए, देखिए आप देखिए आवाज करेगा क्या ना, देखिए हो गया, इधर हो गया। अरे बेटा सब कहते हैं हम थ्योरी मास्टर है, प्रैक्टिकल मास्टर। आप देखिए सुनिए, इसमें हम देखिए अभी छू कर नहीं दिखा सकते ना, तो झटका हमें घुमा रहे हैं। ठीक है, ये दोनों में देखिए आवेश स्टोर हो गया, खाली बस थोड़ा सा घुसाए लाइन दिए और आवेश क्या हो गया? इसमें स्टोर हो गया। ठीक है, अब इसको देखिए, आप दोनों को सटाएंगे, देखिएगा इच्छा से आवाज करे, देखिए क्या ना, बस आप देखिए इस तरह से करते हैं, आप छोड़े, कोई दिक्कत नहीं हो रहा, समझ रहे ना? तो आप ये घर में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यही आपका क्या है जी? कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटर का काम क्या है आपका? आवेश को क्या करना है जी? ये क्या करता है? तो आवेश को संग्रहित, अब संग्रहित कैसे करता है? हाँ, असंग्रहित करने का काम करता है। ठीक है, एक बात बताइए, करने का काम करता है। एक बात हमको बताइए, आवेश को संग्रहित करने का काम करता है, तो ये अगर जब लाइन पे चलता है तो पंखा चलता है, ठीक, या तो कुछ भी मोटर, बैटरी पे चलाएंगे तो क्या पंखा नहीं चलता है? चल रहा है कि नहीं? चलता है ना? तो याद रखिएगा, ये जो है कैपेसिटर एसी और डीसी दोनों पर काम करता है, एसी और डीसी दोनों पर काम करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूछेगा कैपेसिटर किस पे काम करता है जी? एसी और डीसी दोनों को काम करता है। लेकिन जानते हैं एक बात है, अच्छा एक बात आप लोग देखिए, जब पंखा लाइन कट जाएगा तो पंखा आवाज क्यों करने लगता है? पंखा आवाज क्यों करने लगता है? देखते हैं, गन गन आवाज करने लगता है, नहीं देखे हैं? कम वोल्टेज मिलने की वजह से। देखिए, जब आपका पंखा लाइट, सुने, जब लाइट कट गया अभी, ठीक है, अब इन्वर्टर का लाइन आ जाएगा, सही में। अब इन्वर्टर का लाइन, देखिए पंखा पे ऐसे नॉर्मल चलेगा, मतलब आवाज नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही आपका लाइट कटेगा, इन्वर्टर का लाइन आएगा ना, तो पंखा का आवाज देखिएगा अलग सा हो जाएगा। आप देखिएगा तो गन गन करेगा, आपको पता चल जाएगा कि लाइन कट गया, पंखा का आवाज चेंज हो जाएगा। नहीं, सब में कोई भी हो, अब ऐसा तो नहीं होता है, होता होगा, सब में होता है, आवाज चेंज कंफर्म होगा, स्पीड भी बढ़ जाएगा। आप स्पीड बढ़ते है कि नहीं? इन्वर्टर में लाइन में धीरे धीरे चलेगा, लेकिन इन्वर्टर में क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, ये आप पटना में तो बहुत कम लोग के पास देखते हैं इन्वर्टर। चलिए, मैं छोटा सा है मैं, अब एसी को डीसी में दोनों पे काम करता है। ठीक है, अच्छा लेकिन ये जानते क्या करता है? ये डीसी को रोक के रखता है। डीसी को क्या करता है जी? रोकता है। और एसी को क्या करता है? एसी का प्रवाह करता है, एसी का प्रवाह करवाता है। ठीक है, ये एसी को क्या, डीसी को क्या करता है जी? रोकता है। और एसी का क्या करता है? प्रवाह करता है। कौन? आपका कैपेसिटर। ठीक है, अच्छा जिस तरह से आपको प्रतिरोध को बताए थे संयोजन करने के लिए, उसी तरह से आपका संधारित्र का भी संयोजन होगा। ठीक है, क्या नहीं आ रहेगा? ऊपर लाइन हम अपना जलाएंगे तभी होगा। चलिए सुनिए, जिस तरह से आपको प्रतिरोध को जोड़े थे 2 क्रम में, उसी तरह से संधारित्र को भी कितने क्रम में जोड़ेंगे जी? 2 क्रम में जोड़ेंगे। इसको भी एक कोई दिक्कत नहीं ना, पहले किसी चालक के विभव में एकांक वृद्धि करने के लिए विभव में वृद्धि करना है, क्या देना है हमको? आवेश, दैट्स कॉल्ड क्या चीज? विद्युत धारिता।
विद्युत धारिता का मात्रक क्या? कूलम पर वोल्ट। विद्युत धारिता का मात्रक कूलम पर वोल्ट। इसी को बोलते हैं क्या चीज? फैराडे। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? कूलम पर वोल्ट को फैराडे। क्लियर? कूलम पर वोल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे आपको पूछे विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराडे। ठीक है, मिटा दे। रहने दीजिए, तनी से गोर उड़ लग गए ना। अब ठीक है, चलिए। अब इस संधारित्र आपके कितने पर आवेश को संग्रहित करने वाले काम करता है? एसी और डीसी दोनों पे काम करता है। अब इस संधारित्र को जोड़ने के लिए भी दो चीज का प्रयोग, ठीक है, कि दो तरीका है। इसको भी कौन सा? एसी और किसमें जोड़ते हैं जी? डीसी। एक बात आपको बस इसमें शॉर्ट बताएंगे। संधारित्रों का संयोजन एक ही साथ बता देते हैं आप लोग को, ठीक है। कितने क्रम में इसको जोड़ा जाता है जी? दो क्रम। एक आपका कौन सा था? श्रेणी श्रेणिक, और एक कौन सा आपका? समानांतर। एक बात मुझे बताइए, पहले श्रेणी क्रम था, एक समानांतर क्रम था। अच्छा, वहां पे बताए थे अगर श्रेणी क्रम में आप प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो क्या हो रहा था? बताइए। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध, पहले प्रतिरोध वाले में थोड़ा सा पूछते हैं, ठीक है। प्रतिरोध वाले में थोड़ा सा पूछिए तो बताइए। प्रतिरोध में समतुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या बताए थे? R बराबर क्या बताए थे? R1 प्लस R2, इसी तरह से था R3, ठीक। ये किसमें था? थोड़ा सा इसमें कौन सा है? श्रेणी क्रम में। लेकिन ये प्रतिरोध की बात कर रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ एक बात बता दे, अच्छा, समांतर क्रम में प्रतिरोध का क्या था? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, इस तरह से था। कोई दिक्कत? अच्छा, आप बताइए, ये प्रतिरोध में देखिए इस तरह से था, ठीक। लेकिन पता है जब संधारित्र वाला आएगा ना, कैपेसिटर को सूचित किससे करते हैं जी? सी से। कैपेसिटर को सी से। और कैपेसिटर का अगर चिन्ह परिपाटी देखिए तो इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, बस। दोनों बराबर, ठीक है, दोनों बराबर। लेकिन अगर एक इसी तरह से ऐसे करके एक बड़ा और एक छोटा रहेगा और यहाँ प्लस और माइनस रहेगा तो ये क्या हो जाता है आपका? सेल। ये क्या हो जाता है आपका? सेल। लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो पहिया रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा आपका? संधारित्र। क्या रहेगा आपका? संधारित्र। इक्वल पहिया रहेगा तो संधारित्र, प्लस माइनस लग जाएगा तो सेल। लेकिन आपको पता है कुछ नहीं, इसका भी सेम कुछ सेम ही है। इसको बस इसमें पलट दीजिए, इसका किसमें चला जाएगा? इसमें। इसका इसमें और इसका इसमें। तो आप बताइए, यहाँ पे अगर आपको बोलेगा कि श्रेणी क्रम में अगर संधारित्र को जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते थे जी? बताइए। इसी तरह से ना जोड़ते थे उसमें, इसी तरह से ना जोड़ने का वही इसी तरह से, ठीक है। तो ये मान लीजिए C1 है, ये क्या आपका? C2, ये क्या? C3, ये क्या है आपका? C4। तब बताइएगा भैया कि आपका जो संयुक्त ये समतुल्य संधारित्र हो जाएगा C। तो यहाँ पे समतुल्य के लिए उसका वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है जी? 1/C। समझ रहे ना? समांतर क्रम में क्या होता है? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसे करके उसका वाला मैथड इसमें। तो 1/C बराबर क्या होगा? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डॉट डॉट, इस तरह से। कोई दिक्कत? चलिए अब समांतर क्रम वाला में देखते हैं। इसमें इसका फॉर्मूला लगा देंगे। समांतर क्रम को कैसे जोड़े थे? इस तरह से जोड़ते थे ना, एक दूसरे के क्या होना चाहिए? समानांतर। हाँ बाबू, यही बस ध्यान देना, ठीक है। उसमें समांतर क्रम में बटा में था, लेकिन इसमें किस में रहेगा जी? श्रेणी क्रम में बटा। अब भाई इसमें चलिए, तो इसका फॉर्मूला श्रेणी क्रम वाला इसमें लगा दीजिए। C बराबर क्या हो जाएगा इसका? C1, C2 और C3। तो इसका समतुल्य प्रतिरोध C1 बराबर क्या है? C1 प्लस C बराबर C1 प्लस C2 और प्लस क्या हो जाएगा? C3। इसी तरह से ये किस क्रम का है जी? समानांतर क्रम का। किसका क्रम? समानांतर। एक बात बताओ चाचा, आपके घर में कौन से क्रम में जुड़ा जाता है जी? श्रेणी या समानांतर? कौन सा क्रम? मारेंगे बस, दोनों का नाम लीजिएगा तो।
कौन बोला? वो छोड़ के, लेकिन घर में पूछेगा किस क्रम में रहता है, समानांतर। हाँ, जल्दी मार के आइएगा। सुनिए, तो समानांतर था, तो समानांतर वाला में बताइए वोल्टेज में क्या हो रहा था, समान या असमान? समान। तो सर इसमें वो भी वही होगा, वोल्टेज क्या होगा इसमें, समान। अच्छा, धारा क्या होगा इसमें जी, असमान। ठीक, उसी तरह से इसमें भी श्रेणी क्रम में वोल्टेज क्या होगा आपका, वोल्टेज असमान, लेकिन धारा क्या होगा आपका जी, धारा समय असमान, असमान कर रहे हैं जी। अच्छा, एक समान कर रहे हैं, धारा क्या हो गया आपका, समान। ये आपका किसका बताए थे, संधारित्र का। कोई दिक्कत इसमें, क्या दिक्कत लगा इसको, बस खाली अलग कर देना, समझे। अगर आपको प्रतिरोध का याद है तो श्रेणी क्रम संधारित्र वाला में क्या कर देना, इसको पलट देना। ठीक, हाँ जी, वो सब कुछ सेम रहेगा। हाँ, बस उसका चेंज होगा, फॉर्मूला चेंज होगा, बस सिर्फ फॉर्मूला चेंज कर दीजिएगा, बाकी सब आपका क्या हो जाएगा, सब सेम ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आइए, एक होता है आपका विद्युत फ्लक्स। नाम सुने विद्युत फ्लक्स का? चलिए, नहीं सुने तो आज सुनिए, सब छोटा छोटा टर्म है, इसको देखते चलना है। देखिए, एक है आपका विद्युत फ्लक्स, आप मान लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र है, क्या है जी, कोई विद्युत क्षेत्र है। आपको पता है सर, अगर आप इलेक्ट्रिक प्रवाह होता है तो उसके कारण एक विद्युत बल रेखाएं प्रभावित होती है। क्या होता है जी, एक विद्युत बल रेखाएं। तो इसमें माना जाता है विद्युत फ्लक्स क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र में एक काल्पनिक पृष्ठ होता है। ये कैसा पृष्ठ है आपका, काल्पनिक। मान लेते हैं कि एक कोई काल्पनिक पृष्ठ अगर रखते हैं तो उससे जो गुजरती है, उससे गुजरने वाली विद्युत बल रेखा, उससे गुजरने वाली ये क्या है जी, विद्युत बल रेखा। ठीक है, उससे गुजरने वाली विद्युत बल रेखा के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, बस इतना, इसमें ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है कि जो भी गुजरने वाला रेखा है वो क्या होता है, विद्युत फ्लक्स के समानुपाती। ठीक, क्या कुछ ना, एक मान लेते कि अगर कोई पृष्ठ इस तरह से रखा हुआ, नहीं समझ रहे हैं, एक कागज का टुकड़ा मान लीजिए, ये पृष्ठ है, ठीक, मान लेते हैं, लेकिन रहता नहीं है, लेकिन मान लेते हैं अगर इस तरह से रखते हैं तो इलेक्ट्रिक जो जाएगा, मतलब करंट पास होगा, तो इसके ऊपर एक कोण से गुजरेगा। कैसे गुजरेगा, ये कोण से, मान ले इस तरह से एक कोण से, थीटा कोण से गुजरेगा। ठीक, थोड़ा सा टेढ़ा होकर गुजरेगा, बस इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स। क्या बोलते हैं इसको, विद्युत फ्लक्स। जो बल रेखाएं गुजर रहे, विद्युत बल रेखा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स। अगर आपको पूछेगा विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है आपका जी, आदिश। विद्युत फ्लक्स कैसी राशि, आदिश। सबसे मेन आपको इसका मात्रक याद रखना है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है जी, वोल्ट मीटर। मात्रा क्या होता है इसका, वोल्ट मीटर, या इसको बोलिएगा तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर जी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दो मात्रा याद रखिएगा, विद्युत फ्लक्स का मात्रा क्या, वोल्ट मीटर, विद्युत फ्लक्स का मात्रा वोल्ट मीटर, और इसका एक या दूसरा मात्रा क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपका विद्युत फ्लक्स का मात्रक था। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक है? अब आइए सबसे थोड़ा सा हिट वाला में यहाँ पे आइए। कल जब हम तो चले गए, कल यही क्वेश्चन पूछा जा रहा था, सर विद्युत धारा का क्या क्या प्रभाव हो सकता है, आप बताइए। सर विद्युत धारा के कारण, वो विद्युत धारा का एक प्रभाव पड़ता है, क्या उसमें प्रभाव, कैसा प्रभाव जी, उसमें। अगर किसी तार में विद्युत धारा का प्रभाव होता है तो तार क्या हो जाता है, हीट देने लगता है, नहीं देता है, हीट हो जाता है। तो विद्युत धारा का प्रभाव, क्या क्या प्रभाव हो सकता है विद्युत धारा का। ठीक है, तो पहला आपका कौन सा प्रभाव चलते हैं जी, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। कौन सा प्रभाव, ऊष्मीय। तो इसमें कुछ नहीं है, किसी
धारक मतलब किसी चालक में धारा के कारण क्या उत्पन्न होता है जी? ऊष्मा। क्या उत्पन्न होता है? किसी थक गया लिखते लिखते। चालक में धारा प्रवाहित होने के कारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, प्रवाहित होने के कारण ऊष्मा उत्पन्न होता है। ठीक है। अगर कोई आप करंट वगैरह देते हैं तो तार क्या हो जाता है आपका? हीट हो जाता है ना। बस हीट जो हुआ वही आपका क्या कहलाया? ऊष्मा। ठीक, कुछ नहीं, इसका बस फॉर्मूला याद रखना है। अच्छा, हीट बराबर क्या होता है, बस आपको इतना, ये फॉर्मूला जो है 3-4 फॉर्मूला आपको बताएंगे। एक बात बताइए, हीट बराबर क्या होता है? H बराबर आई स्क्वायर। अच्छा, शक्ति बता दिए क्या? शक्ति नहीं बताए? चलिए पहले शक्ति बता देते। शक्ति नहीं बताया? क्या बोले हैं? अरे शक्ति बोला था ना, तो बोलना चाहिए ना कि शक्ति नहीं बताए सर। चलिए पहले थोड़ा सा विद्युत शक्ति देख लीजिए, ठीक है, उसके बाद ये बताते हैं। अच्छा एक बात बताइए, शक्ति किसको बोलते हैं बताइए तो? कार्य करने की दर, क्षमता को ऊर्जा कहते हैं ललिता। कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं? शक्ति। ठीक है, तो उसी तरह से शक्ति है विद्युत शक्ति। पावर, पावर को किससे सूचित करते हैं जी? हर जगह पावर को किससे? P से। पावर को P से। कुछ नहीं, एकांक समय में दी गई ऊर्जा को क्या बोलते हैं? शक्ति। एकांक समय में दी गई ऊर्जा को शक्ति कहते हैं। इसके परिभाषा पे मत ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसके फॉर्मूला डाल देते क्या है इसमें। फिर एकांक समय में दी गई ऊर्जा को क्या बोलते हैं? शक्ति। आपने इसका फॉर्मूला भी याद रखा, शक्ति को किससे सूचित करते हैं जी? P से। शक्ति को P से। P बराबर होता है आपका क्या चीज? V I। P बराबर V I। यहाँ सब ध्यान दीजिए, अभी देखिए पूरा यहाँ से कैलकुलेशन बनाएंगे। P बराबर पहले मेन फॉर्मूला क्या चीज? V I। एक बात बताइए, P यहाँ पे क्या है आपका? पावर। P क्या है जी? पावर। V क्या है आपका? वोल्टेज। ठीक है, और I आपका क्या है जी? धारा, विद्युत धारा। अच्छा एक बात बताइए, V बराबर आपको क्या बताए थे? IR बताए थे। V बराबर क्या बताए थे? IR। तो V के जगह हम IR लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बताइए, तो P बराबर क्या हो जाएगा? IR गुने क्या हो गया? I, तो क्या गया? P बराबर I स्क्वायर R। P बराबर I स्क्वायर R। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा उसी तरह से I बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए तो? I बराबर V बाय R। I बराबर क्या लिख सकते हैं? V बाय R। तो जहां पे I है वहां पे V बाय R लिख सकते हैं कि नहीं? इसी से चलते हैं, ठीक है। तो P बराबर है VI, तो P बराबर हो जाएगा क्या चीज जी? V गुने V बटे R। क्यों? चूंकि I बराबर क्या हो रहा है? V बटे R। तो बताइए P बराबर एक फॉर्मूला और निकल गया, V स्क्वायर बटे R। शक्ति बराबर क्या निकल गया? V स्क्वायर बटे में R। ठीक है, कितने फॉर्मूला? 3 फॉर्मूला। अब ये शक्ति का मात्रक आपको पता है, शक्ति का मात्रक क्या होता है जी? वाट। शक्ति का मात्रक वाट। अच्छा 1 HP बराबर कितना वाट? 746 वाट। 1 HP बराबर 746 वाट। अगर आपसे बोलेगा 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा पूछेगा, 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है आपका? शक्ति का। अगर किलोवाट पूछेगा तो किसका मात्रक है? ऊर्जा का। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना HP के बराबर जी?
नहीं 1 नहीं 1.3 होता है 1.34 एचपी के बराबर। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने एचपी के बराबर 1.34 एचपी के बराबर। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, आज शक्ति बराबर क्या लिखे हम जी, शक्ति बराबर क्या लिखे हैं वी आई, शक्ति बराबर वी आई। तो आप तो सर वाट लिख दिए डायरेक्ट, लेकिन अगर तोड़ के मात्रा निकालिए तो जरा चाचा बताइए V का मात्रा क्या होगा जी वोल्ट, V का मात्रा वोल्ट और धारा का मात्रा एम्पियर। तो इसका एक और मात्रा क्या हो गया जी वोल्ट एम्पियर। ठीक, तो आप कह सकते हैं ना कि सर 1 वाट बराबर जो होगा 1 वोल्ट पर एम्पियर होगा। तो दिक्कत होगा ना क्या, अच्छा सॉरी क्या हो जाएगा, तो 1 वाट बराबर आप क्या कर सकते हैं 1 वोल्ट एम्पियर। कोई दिक्कत नहीं कह सकते आप, ये याद रखना है। देखिए 3 फॉर्मूला जो जो हम ब्रैकेट में डालें उसको याद रखिएगा। ठीक है, ये आपका क्या है शक्ति। तो एकांक समय में दी गई ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं जी शक्ति। ठीक, शक्ति बराबर क्या होता है बी बाय बी आई, शक्ति बराबर बी आई। अब ये पी बराबर क्या होता है आई आर, आई तो क्या हो जाएगा दूसरा फॉर्मूला पी, बोलिए दूसरा फॉर्मूला पी बराबर आई स्क्वायर आर। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला क्या होगा जी पी बराबर बी आई, बी स्क्वायर बाय आर। 1 वाट बराबर क्या जी 1 वोल्ट पर एम्पियर। अब चलते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रवाह। तो शक्ति का फॉर्मूला में क्या निकला, मैंने वो फॉर्मूला जानते हैं क्या याद रखेगा, P बराबर क्या बताए थे आई स्क्वायर आर, P बराबर क्या बताए थे आई स्क्वायर आर। उसी तरह से H में देखिए थोड़ा सा खाली चेंज रहेगा। तो आइए विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव बताए थे जी ऊष्मीय प्रवाह प्रभाव सॉरी बताए थे। चालक तार में धारा के कारण क्या होता है जी धारा प्रवाह के कारण, धारा प्रवाह के कारण क्या उत्पन्न होता है आपका ऊष्मा उत्पन्न होता है। ठीक है, इसी को कौन सा प्रभाव बोलते हैं आपका ऊष्मा। पूछेगा हीटर किस सिद्धांत पे काम करता है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रवाह। विद्युत बल्ब किस सिद्धांत पे काम करता है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रवाह। फ्यूज, फ्यूज किस पे काम करता है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रवाह। क्यों, क्योंकि जब विद्युत धारा प्रवाह होता है ज्यादा मात्रा में होता है ऊष्मा हीट होकर वो क्या हो जाता है गल जाता है, गल जाता है ना जी। तो पूछेगा ये सब आपका किस सिद्धांत पे काम करता है विद्युत धारा का ऊष्मीय। कौन कौन सा हीटर विद्युत बल्ब फ्यूज ये सब किस सिद्धांत पे ऊष्मीय प्रभाव पे। ठीक है, हाँ अब ये तो यहाँ पे H बराबर फॉर्मूला याद रखेगा डायरेक्ट आई स्क्वायर आर टी। H बराबर क्या फॉर्मूला जी आई स्क्वायर आर टी। अच्छा एक बात बताइए यहाँ और निकलेगा P बराबर आपको क्या बताए थे आई स्क्वायर आर, P बराबर क्या बताए थे जी आई स्क्वायर आर। तो बताइए H बराबर क्या हो जाएगा आई स्क्वायर की जगह PT लिख सकते हैं कि नहीं, H बराबर क्या लिख सकते हैं PT। अच्छा एक बात और बताइए PT लिख सकते हैं ना एगो आर एच, अच्छा आई स्क्वायर आर है, आई के जगह हम क्या लिखते हैं V बराबर क्या होता है आई आर और V बराबर क्या होता है आई आर। अच्छा आई बराबर क्या होगा बताइए तो आई बराबर V बाय आर। तो आई के जगह पे हम V बाय आर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताइए, लिख सकते हैं ना। तो H बराबर आप क्या लिख सकते हैं आई के जगह तो क्या होगा V स्क्वायर होगा ना जी V स्क्वायर आर टी। अब बटे में V स्क्वायर और बटे में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर है ना। आई की जगह पे V बटे आर लिखेंगे और दोनों का स्क्वायर करेंगे तो B स्क्वायर और आर स्क्वायर, आर कट गया तो H बराबर क्या फॉर्मूला होगा B स्क्वायर टी और बटे में आर। क्या निशु समझ में आ गया ना अंशु समझ में आया, ठीक है। अब H बराबर क्या हो जाएगा B स्क्वायर टी, नहीं सोचते रात में अच्छा
चलिए ठंडा का असर है ना। चलिए तो एक फॉर्मूला आपका क्या होगा जी, वी स्क्वायर टी बटे में आर। एक बात बताइए, तो आप एक चीज और लिख सकते हैं, आई बराबर वी बराबर क्या लिख सकते हैं, आई आर। ठीक है, अब छोड़िए इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, तो मेन आपको फॉर्मूला ये जरूर याद रखिएगा, पी में क्या था जी, आई स्क्वायर आर, एच में क्या है उसमें में आई स्क्वायर आर टी, बस आर और टी में अंतर है। ये कौन सा प्रवाह था आपका, विद्युत धारा का, उसमें इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको लग रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं आप विश्वास नहीं करेगा, सबसे हार्ड चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है, सबसे हार्ड। फिजिक्स में आपको जितना भी पढ़ाए ना, सबसे हार्ड यही चैप्टर है। ठीक है, अब उसके बाद आइए, चले इसको विद्युत धारा के उसमें प्रवाह को सबसे पहले निकाले थे किसने, जूल साहब ने। किसने निकाले थे, जूल। इसीलिए इसको विद्युत धारा का जूल प्रवाह भी कहते हैं। क्या बोलते हैं जी, विद्युत धारा का जूल प्रवाह। ठीक, आप बताइएगा, पूछेगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज थोड़ा सा याद रखिएगा, इसको याद कर लीजिए। एक है उपकरण, उपकरण जो उग गए हैं वो जा सकते हैं। चलिए, एक है प्रतिरोध और गलनांक। हम जान रहे हैं आज लेट से क्लास है तो लग रहा होगा उपकरण प्रतिरोध और की जल्दी छुट्टी, लेकिन हम टाइम से नहीं छुट्टी देंगे, मैंने चैप्टर कंप्लीट होगा तभी छुट्टी देंगे। चलिए, उपकरण प्रतिरोध और क्या है आपका, गलनांक। ठीक है, जैसे आपका है एक फ्यूज, क्या है आपका जी, फ्यूज। पूछेगा, अच्छा फ्यूज बनता किसका, ये बताइए तो, शीशा और टीन। शीशा को किससे शुद्ध करते जी, पीवी, और टीन को ऐसे। क्या नहीं है, उग गया है, कौन कौन था गया बताइए तो, आप 2 3 4 5, जाइए 5 ओवर के बाहर निकलिए, जल्दी जाइए, जल्दी 5 ओवर के लड़की जाइए बाहर, छुट्टी हो गया आप लोग का। पढ़ाने कैसे बंद है, आप लोग थक गए जी, पढ़ाना भी आधा घंटा और। चलिए फ्यूज बराबर क्या होगा, जाइए वीडियो अपलोड हो जाएगा, देख लीजिएगा, जाइए। फ्यूज क्या हो जाएगा जी, शीशा और टीन। निशा अंशु छुट्टी लेना है, जाइए घर में आराम से सो, वीडियो पे देख लीजिएगा, जाइए। लेकिन आज इसको खत्म कर देंगे। एक बात बताइए, सुनिए, फ्यूज आपका पूछेगा कि इसका प्रतिरोध क्या होता है। ठीक, तो प्रतिरोध इसका फ्यूज का कैसा होता है, शीशा है तो शीशा का प्रतिरोध क्या होगा जी, उच्च। शीशा में करंट को प्रवाह करेगा तो होगा प्रवाह, नहीं होगा। तो शीशा क्या करता है, रोकता है। क्या करता है जी, रोक रहा है, मतलब इसका प्रतिरोध कैसा, उच्च। यही पूछता थे माँ जी। अब पूछेगा फ्यूज का गलनांक कैसा का है, उसको तुरंत दीजिएगा, ऐसा गलनांक होना चाहिए कि थोड़ा सा ज्यादा वोल्टेज मिले और वो गल के क्या हो जाए, टूट जाए। ज्यादा सा वोल्टेज मिले गल के टूट जाए। तो बताइए सोनू, गलनांक कैसा होना चाहिए बबुआ, नील। क्या सोनू थक गया है, मैंने ज्यादा रटवा दिए थे क्या, आज क्या क्या पढ़ाए हैं। हाँ जी, अच्छा ठीक है, जाइए जाइए, आप वीडियो रोक दीजिए तो तरह अच्छा ठीक है, सुनिए, देखिए आप लोग जाइए, ठीक है, हम इसको कंप्लीट करके डाल देंगे, आप लोग उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, हम ऐसे पढ़ा लेंगे हम। अरे तो फिर आप पढ़ लीजिएगा, आप वीडियो में पढ़ लीजिएगा, फिर आप फिर एक्स्ट्रा एक वीडियो बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा के लिए हमको फिर एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाना पड़ेगा। चलिए, अब जिसको हम पढ़ा रहे, जिसको जाना हो पीछे से निकल रहे। अरे फ्यूज में हो गया, तो फ्यूज में पूछेगा प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, उच्च, और ये गलनांक कैसा। एक बात बताइए, आपने देखा होगा जी, हीटर में किसका तार रहता है जी, नाइक्रोम का। नाइक्रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, निकेल क्रोमियम लोहा निकेल क्रोमियम। क्या होता है, लोहा निकेल क्रोमियम, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइक्रोम। एक बात बताइए, उसका भी प्रतिरोध कैसा, उच्च, उसका भी प्रतिरोध उच्च, लेकिन उसका गलनांक क्या रहता है, गलनांक निम्न या उच्च, उच्च रहता है। वो गलता है जल्दी क्या, नहीं, वो हीटर का तार गलता है जल्दी नहीं, तो उसका गलनांक कैसा होता है जी, उच्च। सोच के बनाइएगा तो कभी गलती नहीं होगी। ये आपको हिट है जी। उसके बाद एक और बताइएगा, फिलामेंट। फिलामेंट जानते हैं ना, विद्युत बल्ब में रहता है फिलामेंट। तो बताइए फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन। टंगस्टन को किससे शुद्ध करते हैं, डब्ल्यू से।
हाँ भाई बताइए, इसका भी प्रतिरोध कैसा, उच्च या निम्न? उच्च। इसका भी प्रतिरोध उच्च। आप बताइए गलनांक इसका कैसा? अरे निम्न रहेगा तो तुरंत ना गल जाएगा। आप बोलो कंपनी को पीट नहीं दीजिएगा डर के। तो इसका क्या होगा गलनांक जी? उच्च। टंगस्टन का गलनांक ऐसे भी क्या होता है? उच्च होता है। कोई दिक्कत? तो फ्यूज का क्या होता है आपका जी? प्रतिरोध उच्च, गलनांक निम्न। नाइक्रोम का प्रतिरोध उच्च, गलनांक निम्न। फिलामेंट का क्या? उच्च, और गलनांक इसका भी क्या? निम्न। अच्छा बताइए तार जो रहता है, तार का कलर बताइए तो। लाल कलर, और लाल कलर क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब फ्यूज तार उसको बोलते हैं, ठीक है। फेज तार, लाल, येलो और ब्लू। लाल, येलो और ब्लू, ये तीनों कैसा तार होता है? फेज तार। कैसा तार? फेज तार। ग्रीन कैसा तार होता है? अर्थिन। अर्थिन वाला जो बोलते हैं ना, अर्थिन मार, तो अर्थिन वाला तार का कलर कैसा? ग्रीन। और आपको पूछेगा ब्लैक या ब्लू, ये कैसा होता है? न्यूट्रल। ब्लैक या ब्लू, न्यूट्रल। नहीं देखते तीन वो तार वाला रहता है जो आयरन वगैरह में, एक रहता है उसमें न्यूट्रल, एक रहता है गर्म, एक रहता है ठंडा। तो गर्म वाला कौन सा कलर? लाल, ठंडा वाला हरा, और ये न्यूट्रल वाला ब्लैक। ये पूरा वर्ल्ड वाइड में यही नियम है, समझे। आप अमेरिका चले जाइएगा, वहां पे इलेक्ट्रीशियन का काम करिएगा तो आपको ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। अब विद्युत बल्ब में कौन सा अक्रिय गैस भरा जाता है बताइए तो जरा। आर्गन और नाइट्रोजन। आर्गन और नाइट्रोजन। अच्छा ये था विद्युत धारा का कौन सा प्रवाह? उसमें है विद्युत धारा का, उसमें। अब एक है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह। अच्छा आपको पता है कि विद्युत धारा से प्रवाह करते हैं तो उसके चारों तरफ एक चुंबक नुमा क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, होता है ना। उसी को क्या बोलते हैं जी? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह। नहीं आप कहीं भी देखिए करंट वगैरह है, उसके नजदीक जाइएगा, ठीक है, जहाँ बिजली पास कर रहा है उसके नजदीक जाइएगा तो आपको क्या कर लेता है? खींच लेता है। खींच लेता है ना, तो चुंबकीय प्रवाह हुआ ना, तो वो क्या हो गया? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह। तो ध्यान रखिएगा जो भी था आपका कौन सा मशीन बताए थे उसमें प्रभाव थे। फ्यूज कौन सा? उसमें। हीटर कौन सा? उसमें। और बल्ब कौन सा? उसमें। लेकिन अब आइए चुंबकीय प्रवाह में, तो चुंबकीय प्रवाह तो समझ गए कि विद्युत धारा के कारण कौन सा प्रवाह होता है जी? चुंबक भी। अब चुंबकीय प्रवाह में कौन कौन सा मशीन है, बस आपको ये याद रखना है। जैसे आपको पूछ रहे हीटर किस सिद्धांत पे काम करता है? विद्युत धारा के चुंबकीय, ठीक है। उसी तरह से आपका चुंबकीय प्रवाह में देखिए क्या क्या? विद्युत घंटी। क्या क्या हुआ ये? विद्युत घंटी। और क्या? आमीटर। आमीटर और वोल्ट मीटर। आमीटर और वोल्ट मीटर। आमीटर, वोल्ट मीटर, ये सब किस सिद्धांत पे काम करता है? विद्युत धारा के चुंबकीय। और एक आपका गैल्वेनोमीटर। एक कौन सा मीटर? गैल्वेनोमीटर। ये भी किस सिद्धांत पे काम करता है? विद्युत चुंबकीय। पंखा, मोटर। अच्छा पंखा में देखते हैं चुंबक लगा हुआ रहता है, रहता है चुंबक लगा हुआ। पंखा में ऐसे करके लोहा से तो सट जाएगा। नहीं, पंखा और मोटर वही तो हम देख रहे थे। देखिए सुनिए क्या होता है, आप देखते होंगे कि पंखा का इस तरह से रहता है और इस तरह से रहता है, कॉइलिंग किया हुआ, देखिए कि नहीं। अब बीच में खाली जगह रहता है, थोड़ा सा खाली जगह, यहाँ पे देखिएगा खाली। इसमें वायर रहेगा, इसमें वायर रहेगा, इसमें वायर रहेगा, ठीक है, इस तरह से। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता है ना, तो इसमें चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, समझे। इसमें क्या हो जाता है? चुंबकीय प्रभाव। चुंबक वाला एकदम, चुंबक के प्रभाव के कारण ये अपने तरफ खींचता है, ये अपने तरफ खींचता है, ये अपने तरफ, ये अपने तरफ, ठीक। आपको पता है विद्युत धारा क्या करता है? किसी भी वस्तु को अपने ओर खींचता है, आकर्षित करता है। ये खींचना चाह रहा था, सबके खींचने के चक्कर में इसको क्या कर देता है? ये नचा देता है। याद रखिएगा। तो विद्युत, ये पंखा और मोटर वगैरह किस सिद्धांत पे काम करता है? विद्युत चुंबकीय। अब विद्युत घंटे भी किस पे? विद्युत चुंबकीय। एक बार बोलिए, विद्युत घंटी, आमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर और कौन सा? पंखा। ये सब कौन सिद्धांत पे? चुंबकीय मीटर। अब आइए, अब आपको बताते सर, अब एक है गैल्वेनोमीटर क्या होता है। जब आई मशीन का चर्चा आया ही तो सर गैल्वेनोमीटर क्या होता है?
गैल्वेनोमीटर को देखिए ऐसे लिखते हैं जी से, क्या लिखते हैं जी से। ये क्या करता है ना, ये विद्युत धारा का पता लगाता है, विद्युत धारा का पता लगाता है, मतलब ये भी विद्युत धारा को क्या करता है जी, मापने का काम करता है। ये भी क्या करता है, विद्युत धारा को मापता है, लेकिन बहुत छोटी मात्रा में। ठीक है, ये किस मात्रा में जी, बहुत छोटी मात्रा में, छोटी मात्रा। पूछेगा मात्रा में, पूछेगा गैल्वेनोमीटर किस क्रम में जोड़ा। अच्छा आराम से, कोई बात नहीं, ठीक है, क्या चक्कर दे रहा है। अब आइए एक देखिए, सुनिए, एक होता है संट, एक क्या होता है जी, संट, SUNT ऐसे करके संट। संट क्या होता है समझिए, संट होता है एक तार होता है, संट क्या होता है, एक तार होता है, ठीक है, और वो कैसा तार, प्रतिरोधक तार होता है, ठीक है, एक प्रतिरोधक। पूछेगा संट क्या होता है, तो एक प्रतिरोधक तार को हम लोग क्या बोलते हैं, संट। एक प्रतिरोधक तार को क्या बोलते हैं जी, संट। देखिए अच्छा एक बात बताइए, ये किसी में लगाने का मतलब हुआ उसके प्रतिरोध को आप क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं जी, प्रतिरोध को बढ़ा रहे हैं। अब आइए, तो आपके पास दो गो और मशीन है, एक आमीटर है, एक क्या है जी, वोल्टमीटर। तो देखिए इस गैल्वेनोमीटर में ना तनी मॉडिफाई कर दीजिएगा तो दो गो मशीन बन जाएगा, एगो बनेगा कौन सा जी, आमीटर, और एगो क्या बनेगा, वोल्टमीटर। एगो बनेगा आमीटर, एगो क्या बन जाएगा, वोल्टमीटर, ठीक है। अगर सुनिए इसी संट को अगर आप समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, संट को किस क्रम में, समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम समझते हैं ना, कैसे जी, ऐसे करके जोड़ेंगे, है ना। तो अगर इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे संट को, किसमें जी, गैल्वेनोमीटर में। अगर गैल्वेनोमीटर में एक संट को किस क्रम में जोड़ दिए, समानांतर क्रम में, तो आपको क्या प्राप्त होगा, आमीटर, ठीक। आप फिर गैल्वेनोमीटर में संट को अगर किस क्रम में जोड़ दिए, श्रेणी क्रम में, तो क्या प्राप्त होगा आपका, वोल्टमीटर। क्या प्राप्त होगा, वोल्टमीटर। अब सर आमीटर की बात आया, तो आमीटर क्या होता है, आमीटर सर इससे क्या मापते हैं जी, विद्युत धारा। पूछेगा विद्युत धारा को किससे मापते हैं, आमीटर। इसको कैसे रहेगा, ए से, कैसे सूचित करते हैं इसको, ए से। पूछेगा अब ये पूछेगा कि आमीटर किस क्रम में रहता है, किस क्रम में जी, बोलिए, श्रेणी क्रम। आमीटर किस क्रम में रहता है, जुड़ा हुआ श्रेणी क्रम में, ठीक है। अब एगो वोल्ट मीटर होता है, एगो क्या होता है आपका, वोल्ट मीटर। तो ये क्या मापने का काम करता है जी, वोल्टेज, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं बी से, ठीक। वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ेंगे, समानांतर, किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। अच्छा एक बात आप ध्यान रखिए, वोल्ट में गैल्वेनोमीटर को भी किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी, किस क्रम में, श्रेणी। अब देखिए अगर आमीटर बनाना है गैल्वेनोमीटर से, आमीटर से में पहले से रहता है कौन से क्रम में, श्रेणी, लेकिन संट को जोड़ेंगे किस में, समानांतर। आमीटर रहता है किस क्रम में, श्रेणी, लेकिन संट को जोड़ेंगे किस में, समानांतर। वोल्टमीटर किस क्रम में रहता है, समानांतर, लेकिन संट को जोड़ेंगे किस में, श्रेणी, तब गैल्वेनोमीटर में, तब हमारा बन जाएगा। तीन गो मशीन था, गैल्वेनोमीटर, आमीटर, एक और क्या हो गया आपका, वोल्टमीटर। क्लियर। अगर आपसे पूछेगा सर एक बात बताइए, अगर एक अच्छा क्वालिटी का आमीटर होगा तो उसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए, तो इसका सर अच्छा आमीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, शून्य। क्या होना चाहिए प्रतिरोध इसका, 0। एक अच्छा आमीटर मशीन रहेगा तो, अगर एक अच्छा वोल्ट मीटर का रहेगा तो उसका प्रतिरोध कितना होना चाहिए, अनंत। जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा जी, सॉरी, जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा उतना ही बढ़िया वोल्ट मीटर होगा, जितना प्रतिरोध कम होगा उतना ही अच्छा क्या होगा, आमीटर। आमीटर वोल्ट मीटर में आपको समझ में आया। अगर प्रतिरोध क्या होना चाहिए इसमें, 0, तो अच्छा, ठीक है। आमीटर को किस क्रम में, श्रेणी, और वोल्ट मीटर को किस क्रम में, समांतर क्रम में। बहुत अच्छा, आप सब हो गया, तो बस एक थोड़ा सा चीज है, बस खत्म हो जाएगा, ठीक है। बस 10 मिनट, 10 मिनट में नहीं 5 मिनट लगेगा, सुनिए। चलिए आप आइए, तीन गो प्रभाव पर, एक चुंबकीय प्रभाव पढ़ लिए और एक पढ़ लिए आपका उसमें प्रभाव। अब एक कौन सा होगा जी, रासायनिक प्रभाव।
कल छुट्टी दे देंगे, ठीक है। कल आराम से सब लोग ठंडा में लिट्टी बनाइएगा, लिट्टी चोखा, बिहार का फेवरेट चीज। अब मुर्गा है ना, मुर्गा लिट्टी। हाँ कल छुट्टी रख देते हैं आप लोग के थकने के उपलक्ष्य में। विद्युत धारा का, हाँ जी बोले तो आप लोग के थकने के उपलक्ष्य में। चलिए आइए, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। अब ये क्या होता है, जैसे देखिए आपको पता है कि एगो जिस तरह से इस तरह से रखा हुआ है बीकर, इसमें एगो रहता है इस तरह से प्लेट, ठीक है, एगो इस तरह से, और इसमें भरा हुआ रहता है बैटरी। देखते रहे, बैटरी देखे कि नहीं, तो बैटरी आपका किस सिद्धांत पे काम करता है जी, रासायनिक प्रभाव, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। बैटरी, सेल, ये सब क्या होता है, किस पे काम करता है आपका। देखिए जो पॉजिटिव होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड। पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, एनोड। देखिए मेरा पैजामा, हमको लग रहा था कि काला हो जाएगा। एनोड। और जो निगेटिव रहता है उसको क्या बोलते हैं जी, कैथोड। निगेटिव वाले को कैथोड, ठीक है, निगेटिव वाले को कैथोड, ठीक है। वो नहीं कह रहे, देखिए मेरे पैजामा, हाथ घुसाते घुसाते मेरा पैजामा काला, वही ध्यान आ गया। ऐसे बोर्ड पोल दे रहे हैं और ले के पॉकेट में हाथ घुसा ले रहे हैं, हम भूल गए कि आज व्हाइट पेन पहने हुए हैं। चलिए, तो पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, एनोड, और नेगेटिव को कैथोड। अच्छा, इसमें जो भरा हुआ रहता है ना लिक्विड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघट। क्या बोलते हैं इसको जी, वैद्युत अपघट। आपको पता है वैद्युत अपघट ये सब का रासायनिक प्रभाव का एक प्रयोग होता है विद्युत लेपन में। किसमें जी, विद्युत लेपन में। देखिए विद्युत लेपन क्या होता है बताते हैं, जिसको बोलते हैं क्या जी, लेपन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो, विद्युत लेपन को इंग्लिश में क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो, ये समझ लीजिए यही मेन है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्लियर। आपको देखिए इसमें क्या होता है, आपको एक बात पता है, केमिस्ट्री में पढ़े हुए सर जस्तीकरण पढ़े हैं, क्या पढ़े जी, जस्तीकरण। जस्तीकरण किस पे चढ़ाया जाता है जी, लोहा पे, ठीक है। तो एक बात बताइए, लोहा पर किसका परत चढ़ाया जाता है, जस्ता का। अरे भैया जेकर परत चढ़ावे के बाद ओकरा किस में रखे के बा, पॉजिटिव में रखे के बा, ठीक बा नो। चलो तो याद रखिएगा, एनोड पर किसको रखते हैं जी, जिसको चढ़ाना है। क्या करना है, जिसको चढ़ाना है उसको किस पे रखते हैं, एनोड पे। और जिस पर चढ़ाना है, जिस पर चढ़ाना है उसको किस पे रखते हैं हम लोग, कैथोड पे। जिस पे चढ़ाना है उसको कैथोड पे। कोई दिक्कत, जिसका परत चढ़ाना है उसको किस पे, एनोड, जिस पर चढ़ाना है उस पे कैथोड, ठीक है। चलिए, अब जस्ता को ना लोहा पे चढ़ा रहे थे, तो जस्ता को क्या लेंगे, पॉजिटिव, और लोहा को क्या लेंगे, निगेटिव। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। पूछेगा जस्तीकरण में जस्ता को किस पे रखा जाता है, एनोड पे, और लोहा को किस पे, कैथोड। कोई दिक्कत, ये हो गया। अब आइए सेल क्या होता है, ये हो गया विद्युत लेपन। एक है आपका सेल। सेल क्या करता है जी, रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा को किसमें, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है कौन, आपका सेल। अब आइए, तो सेल हो गया। सेल आपके दो प्रकार के, सेल कितने प्रकार के, दो। एक कौन सा आपका प्राथमिक, और एक कौन सा द्वितीय। ध्यान रखिएगा एक बात को, प्राथमिक और द्वितीय। प्राथमिक सेल अगर एक बार चार्ज कर दिए तो दोबारा चार्ज नहीं होगा, लिखो फेंको वाला। जैसे सेल बैटरी, आपका टॉर्च में बैटरी रहता है, वो कौन सा सेल, प्राथमिक, जिसको आप दोबारा चार्ज कर सकते हैं, दोबारा चार्ज कर सकते हैं। ये चार्ज नहीं होगा, प्राथमिक नहीं, और इसको दोबारा चार्ज होगा। जैसे घर वाला बैटरी, घर वाला बैटरी कौन सा बैटरी है, द्वितीय बैटरी, और टॉर्च वाला बैटरी कौन सा, प्राथमिक। क्लियर। प्राथमिक से आपको सबसे पता है, सबसे ज्यादा आपको एग्जांपल याद रखना है, ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल में एगो याद रखिएगा, इसका पहले एग्जांपल याद रखिए, बाकी जो होगा घुसा दीजिएगा किसमें, प्राथमिक।
याद रखिएगा सीसा संचायक सेल, कौन सा जी, सीसा संचायक सेल। ये किस सेल का उदाहरण है आपका, दूधिया। सीसा संचायक सेल किसका जी, दूधिया। एक एडिशन सेल, एक कौन सा, एडिशन, और एक निकेल कैडमियम, एक कौन सा, निकेल कैडमियम। बस आपको चार्ट नहीं देगा चाचा, मजाक लग रहा है। जब क्वेश्चन नहीं बनेगा ना तो यही सर को याद करिएगा कि सुनिए कि सर बताए थे और हम झुक रहे थे। सुनिए तो द्वितीयक सेल में क्या होता है, दोबारा चार्ज होता है। तीन वो इसका याद रखना है, कौन कौन सा, सीसा संचायक सेल, और एक कौन सा, एडिशन सेल, और एक कौन सा, निकेल और कैडमियम। ठीक है, इन तीन को छोड़ के भैया बाकी जितना नाम आवे सब किसमें डाल देना है, प्रात में। और जितना भारी भरकम नाम आएगा बिट्टू सबको किसमें डाल देंगे, प्रात में। नाम सुने, लेक लांसे सेल सुने, कितना भारी नाम है। डेनियल सेल नाम सुने, नहीं सुने, तो वो जितना भी भारी नाम रहेगा सब किस में आ जाएगा आपका, प्रात में। तो कौन कौन सा, वोल्टेइक सेल, देखिए कौन सा इसमें आएगा, वोल्टेइक, वोल्टेइक, और कौन सा, डेनियल, और कौन सा, लेकलांसे, लेकलांसे सेल। ठीक है, ठीक, लेकलांसे, और एक शुष्क सेल। अरे भैया शुष्क सेल कौन सा हुआ बताइए तो, अरे टॉर्च वाला बैटरी, ये कौन सा है जी, शुष्क सेल, टॉर्च वाला बैटरी शुष्क सेल। ये सब। अब मरकरी सेल, मरकरी सेल, ये सब किस प्रकार का सेल है आपका, प्रात में। ये सब को एक बार चार्ज कर दिए, लिखो फेंको, दोबारा चार्ज नहीं होगा। लेकिन द्वितीय में कौन कौन सा, सीसा संचायक, एडिशन और निकेल कैडमियम। कोई दिक्कत, यहाँ आपका चैप्टर हुआ समाप्त पूरी तरह से। अच्छा पूछेगा बैटरी किसको बोलते हैं, तो सेलों के समूह को क्या बोलते हैं जी, बैटरी। देखिए एक वैसे भैया प्लस, बड़ा वाला कौन सा क्या रहता है, प्लस, और छोटा वाला माइनस। अब ये इस तरह से रहेगा पूरा, सेलों के समूह को क्या बोलते हैं, बैटरी। क्लियर आ गया, ठीक है। आज के लिए फिजिक्स में इतना ही, ये चैप्टर समाप्त हुआ। आगे फिर एक इंपोर्टेंट चैप्टर चलेगा लाइट, क्योंकि आप लोग का एग्जाम है तो पहले इंपोर्टेंट है लाइट चैप्टर चल जाएगा, और उसके बाद बचेगा मेरे गाना का, देखिए ठीक है। तो ये तीनों चैप्टर सब खत्म हो जाए तो आपका फिजिक्स लगभग सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है।